अधिकारों की बात तो हम सब करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन एक सवाल है, क्या हमें सिर्फ अधिकार ही चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं? भारतीय संविधान में कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो हर नागरिक के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है। आज हम इन्हीं मौलिक कर्तव्यों यानी अनुच्छेद 51A की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो संवैधानिक विश्लेषण और कानूनी लेखों का एक मिश्रण है। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये कर्तव्य क्या है, बल्कि यह समझना है कि ये आए कहाँ से, क्यों आए, और सबसे दिलचस्प पहेली, अगर इन्हें न मानने पर आपको कोई अदालत में नहीं घसीट सकता, तो फिर इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ संविधान की खूबसूरत सजावट है? तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो यही है कि 1950 के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। एक भी नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब संविधान बनाने वालों ने हमें इतने सारे अधिकार दिए, पर कर्तव्यों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। देखिए, ये वाकई में एक सोचा समझा फैसला था। संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी। उनका मानना था कि भारत जैसी संस्कृति में, जहां धर्म का एक बड़ा मतलब ही कर्तव्य का पालन करना है, वहां नागरिकों को उनके कर्तव्य अलग से लिखकर याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो उन्हें लगा कि ये तो हमारी परवरिश और संस्कृति का ही हिस्सा है। जी, वे मानते थे कि अधिकार दिए जाएंगे तो नागरिक अपनी जिम्मेदारियां खुद ब खुद समझेंगे। एक बहुत ही आदर्शवादी सोच थी, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी, क्योंकि 25 साल बाद ही इसे बदलने की जरूरत पड़ गई, और वो भी देश के सबसे विवादास्पद दौर में, आपातकाल यानी इमरजेंसी में। बिल्कुल, 1975 से 77 के बीच का वो दौर था, जब नागरिक अधिकार निलंबित थे और सरकार का पूरा जोर अनुशासन और नागरिक की जिम्मेदारियों पर था। इसी माहौल में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई, और उनका काम यही था, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने पर विचार करना। जी। तो ये विचार उस दौर की राजनीति से मतलब सीधे सीधे जुड़ा हुआ था। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात लिखी है, इसकी प्रेरणा, इसका जो मॉडल था वो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। ये थोड़ा चौंकाता है, मतलब एक लोकतंत्र एक कम्युनिस्ट देश के संविधान से प्रेरणा ले रहा था। ये उस समय के राजनीतिक माहौल और विचारधारा को दिखाता है। आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत अधिकारों पर राज्य के नियंत्रण और नागरिक की जिम्मेदारियों पर बहुत जोर था। सोवियत संघ का संविधान जो राज्य को नागरिक से ऊपर रखता है और कर्तव्यों पर बहुत फोकस करता है, वो उस समय की सरकार की सोच के लिए एक फिट मॉडल था। तो ये एक ऐसा कदम था जो दिखाता है कि कैसे अधिकारों के मुकाबले कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। बिल्कुल। अच्छा, पर मैंने ये भी पढ़ा कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो कुछ भी कहा, सरकार ने उसे आंख बंद करके नहीं मान लिया। समिति की कुछ सिफारिशें तो काफी सख्त थीं, जिन्हें सरकार ने ही खारिज कर दिया। हाँ, और यहीं पर यह कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। समिति ने सिर्फ 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने 10 शामिल किए। और उससे भी बड़ी बात, समिति ने कहा था कि इन कर्तव्यों का पालन ना करने पर संसद को दंड या सजा तय करने का अधिकार होना चाहिए। एक मिनट, मतलब अगर मैं कोई कर्तव्य नहीं मानती तो मुझे सजा हो सकती थी? अगर समिति की बात मानी जाती तो हाँ। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर संसद ऐसी सजा के लिए कोई कानून बनाती है तो उस कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। बाप रे, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान होता। ये तो अधिकारों को लगभग खत्म ही कर देता। और एक और सिफारिश थी जिसे नहीं माना गया, और वो मुझे सबसे अजीब लगी। कर चुकाने यानी टैक्स देने को एक मौलिक कर्तव्य बनाने का सुझाव था, जिसे सरकार ने नहीं माना। अरे देश तो टैक्स से ही चलता है, ये तो सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए था। एक बहुत बड़ी बहस है। शायद सरकार को लगा कि टैक्स कानून अपने आप में काफी मजबूत हैं और इसे एक नैतिक कर्तव्य बनाने से मामला और उलझ सकता था, या शायद वे उस तनावपूर्ण माहौल में नागरिकों पर एक और बाध्यकारी कर्तव्य का बोझ नहीं डालना चाहते थे। वजह जो भी हो, 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन सजा का प्रावधान और टैक्स चुकाने का कर्तव्य दोनों को बाहर रखा गया। तो ये तो हुई इनकी पैदाइश की कहानी, जो अपने आप में काफी नाटकीय है। अब जरा देखते हैं कि ये कर्तव्य हैं क्या। आज की तारीख में कुल 11 हैं। चलिए कुछ खास कर्तव्यों पर नजर डालते हैं। कुछ तो बहुत सीधे और स्पष्ट लगते हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। सही है।
ये एक क्लासिक नागरिक कर्तव्य है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। यहीं पर इन कर्तव्यों की गैर न्याय संगत मतलब नॉन जस्टिशिएबल प्रकृति थोड़ी धुंधली हो जाती है। ओके, गैर न्याय संगत, इस शब्द को जरा आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? क्या मैं इन्हें नजरअंदाज कर सकती हूँ? सीधे तौर पर हाँ, मतलब आपका पड़ोसी आपको अदालत नहीं ले जा सकता कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन नहीं कर रहे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सरकार इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए अलग से कानून बना सकती है। अच्छा, जैसा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान के मामले में हुआ। हमारे पास राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम 1971 है, जो इन राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर सजा देता है। तो कर्तव्य सीधे तौर पर सजा नहीं देता, लेकिन उसने संसद को एक कानून बनाने का आधार दे दिया जिसमें सजा है। बिल्कुल सही। समझ गई। तो ये एक तरह से सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक है कि वो किन चीजों पर कानून बना सकती है। पर उन कर्तव्यों का क्या जो थोड़े अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, जैसे हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना। ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर इनका असल जिंदगी में क्या मतलब है? बहुत आकर्षक है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की पहचान किसी एक धर्म, एक भाषा या एक परंपरा से नहीं, बल्कि इन सब के मेल जोल से बनी है। ये विविधता में एकता का संवैधानिक आदर्श है। ये कहता है कि इस मिलीजुली विरासत पर गर्व करो और इसे समझो। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मुझे तो लगता है कि ये कर्तव्य सीधे सीधे हमारे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में रोज सुबह आने वाले चमत्कारी इलाज के मैसेज के खिलाफ है। आप इसे बिल्कुल सही समझें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक नागरिक कर्तव्य बनाना शायद भारतीय संविधान की सबसे अनोखी और प्रगतिशील बातों में से एक है। ये नागरिकों को तर्क करने, सवाल पूछने और सुधार के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये अंधविश्वास और कट्टरता के खिलाफ एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। जी, ये कहता है कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सबूत और तर्क पर विश्वास करें। और फिर कई सालों तक ये 10 ही कर्तव्य रहे। 11वां तो बहुत बाद में 2002 में आया, और उसका जुड़ाव एक बहुत ही बुनियादी अधिकार से था, जो अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। हाँ, 26 साल बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संशोधन से? जी, ये हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बनाता है कि वे 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये इसलिए खास है क्योंकि ये कर्तव्य और अधिकार के बीच के संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्योंकि इसी संशोधन ने अनुच्छेद 21A भी तो जोड़ा था। बिल्कुल, इसी संशोधन ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार भी बनाया था। अच्छा, तो एक तरफ सरकार ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया और दूसरी तरफ माता पिता को उसे पूरा करने का कर्तव्य सौंपा। ये तो बहुत ही सुंदर संतुलन है। बिल्कुल, जहाँ अनुच्छेद 21A राज्य पर जिम्मेदारी डालता है कि वो मुफ्त शिक्षा दे, वहीं ये कर्तव्य 51A के माता पिता को भी उनकी भूमिका याद दिलाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक अधिकार को सफल बनाने के लिए उससे जुड़ा कर्तव्य होना कितना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब का असली मतलब क्या है? अगर ये कर्तव्य गैर न्याय संगत हैं, अगर इन्हें न मानने पर कोई सीधे अदालत नहीं जा सकता, तो फिर इनका असली मूल्य क्या है? क्या ये सिर्फ नैतिक उपदेशों की एक सूची है? यही सबसे बड़ी बहस है, और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा की, इन्हें सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने फैसलों में कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल नैतिक सुझाव नहीं है। एक मिनट, ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनका इस्तेमाल बड़े बड़े फैसले देने के लिए कर रहा है। तो ये है क्या, आदेश या सुझाव? बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें संवैधानिक नैतिकता का आईना समझिए। ये सीधे तौर पर सजा नहीं देते, लेकिन ये दिखाते हैं कि एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे कानून को कैसा दिखना चाहिए। अदालतें इनका इस्तेमाल कानूनों की व्याख्या करने के लिए करती हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? असल में कैसे काम करता है? जरूर। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स 2002 का मामला है, जिसमें अदालत ने साफ कहा कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन सबसे दमदार उदाहरण है MC मेहता का मामला, जो पर्यावरण से जुड़ा है। अच्छा। अनुच्छेद 51(1)G
कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसी एक कर्तव्य का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने दशकों में कई निर्देश जारी किए हैं, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करना या प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज पर लगाम लगाना। अरे वाह! तो अदालत सीधे तौर पर किसी नागरिक को 51A(g) के तहत सजा नहीं दे सकती, लेकिन वो उस कर्तव्य को आधार बनाकर ऐसी नीतियां और निर्देश बना सकती है जो सबके लिए बाध्यकारी हो। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल सही। और अदालतें इनका इस्तेमाल एक और महत्वपूर्ण काम के लिए करती हैं, ये जांचने के लिए कि मौलिक अधिकारों पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध उचित है या नहीं। अच्छा, उचित प्रतिबंध की जांच के लिए? जी। मान लीजिए सरकार एक कानून बनाती है जो किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए है। अगर कोई उस कानून को मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती देता है, तो अदालत ये देख सकती है कि चूंकि ये कानून एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए ये एक उचित प्रतिबंध हो सकता है। मतलब ये विधायिका और न्यायपालिका दोनों के लिए एक तरह के मार्गदर्शक सिद्धांत है। और सबसे बढ़कर ये हम नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकार मुफ्त में नहीं आते, उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। सटीक कहा। बिना कर्तव्यों के अधिकार निरंकुश हो सकते हैं। ये संतुलन ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन जाहिर है हर कोई इनसे सहमत नहीं होगा। स्रोतों में इनकी कुछ तीखी आलोचनाओं का भी जिक्र है। कुछ लोग इन्हें दिखावटी या नैतिक उपदेशों का पुलिंदा भी कहते हैं। हाँ, और ये आलोचना निराधार नहीं है। सबसे बड़ी आलोचना यही है कि इनके गैर न्याय संगत होने की वजह से इनका पालन करवाना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बड़ी आलोचना सूची को लेकर है। जैसा आपने पहले कहा, मतदान करना और कर चुकाना, जो किसी भी लोकतंत्र में नागरिक के दो सबसे बुनियादी काम है, उन्हें इस सूची में शामिल ही नहीं किया गया। ये बात मुझे अभी भी खटक रही है। वोट देना और टैक्स देना, ये तो नागरिकता की ABC हैं। इन्हें बाहर क्यों रखा गया? ये तो सामाजिक संस्कृति जैसे अमूर्त कर्तव्य से कहीं ज्यादा ठोस और जरूरी लगते हैं। आलोचक यही कहते हैं। इसके अलावा कुछ कर्तव्य इतने अस्पष्ट हैं कि उनकी व्याख्या कोई भी अपने हिसाब से कर सकता है। सामाजिक संस्कृति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण या राष्ट्र की सेवा का क्या मतलब है? हाँ, इनकी परिभाषा कौन तय करेगा? बिल्कुल। क्या सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की सेवा के खिलाफ है? इनकी अस्पष्ट भाषा इनके दुरुपयोग का दरवाजा खोल सकती है। सही बात है। सामाजिक संस्कृति जैसे शब्द बहुत अस्पष्ट हैं। क्या इससे सरकार को अपनी मनमानी व्याख्या थोपने का मौका नहीं मिल जाता? कोई भी कह सकता है कि विरोध प्रदर्शन करना हमारी सामाजिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत ही वैध चिंता है और यही वजह है कि इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का विचार इतना खतरनाक हो सकता है। इनकी अस्पष्टता इन्हें नैतिक रूप से मजबूत बनाती है, लेकिन कानूनी रूप से कमजोर। अगर इन्हें सख्ती से लागू किया जाए तो ये असहमति और विरोध को दबाने का एक हथियार बन सकते हैं। तो क्या इनमें कुछ नए कर्तव्य जोड़ने या इन्हें और स्पष्ट बनाने के सुझाव आए हैं? हाँ, समय समय पर सुझाव आते रहे हैं। जस्टिस वर्मा समिति ने 1999 में और बाद में 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग, दोनों ने ही मतदान करने और टैक्स चुकाने जैसे कर्तव्यों को शामिल करने की पुरजोर सिफारिश की थी। तो ये बहस आज भी जिंदा है कि क्या इस सूची को अपडेट करने का समय आ गया है? बिल्कुल। और क्या इन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाना चाहिए? क्या ये एक अच्छा कदम होगा? यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। एक तरफ इन्हें लागू करने योग्य बनाने से इनका महत्व बढ़ेगा और लोग इन्हें गंभीरता से लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जैसा हमने अभी बात की, सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। जहां विरोध या असहमति को कर्तव्य के उल्लंघन के नाम पर कुचला जा सकता है। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है जिसे बनाना बेहद मुश्किल है। तो हमने कर्तव्यों की एक सूची से शुरुआत की और अधिकारों, जिम्मेदारियों और एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के मतलब पर एक बहुत ही जटिल और गहरी बहस तक पहुंच गए। हमने देखा कि ये कर्तव्य एक विवादास्पद समय में पैदा हुए। ये नैतिक और नागरिक आदर्शों का एक अनूठा मिश्रण है और कानूनी रूप से बाध्यकारी न होते हुए भी हमारे कानूनों और अदालतों पर गहरा असर डालते हैं। ये एक नैतिक दिशा सूचक के रूप में काम करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि नागरिकता केवल अधिकारों का उपभोग करना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना भी है। और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का यही नाजुक संतुलन एक लोकतंत्र को मजबूत और जिम्मेदार बनाता है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं।
स्रोतों में बताया गया है कि धर्म या कर्तव्य की प्राचीन भारतीय अवधारणा के कारण शुरुआत में कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। आज की दुनिया में जहां व्यक्तिगत अधिकार इतने केंद्रीय हो गए हैं, हम कर्तव्य की उस सामूहिक भावना को बिना किसी सरकारी दबाव के कैसे फिर से समझ सकते हैं। अगर आज आपको संविधान में एक 12वां मौलिक कर्तव्य जोड़ने का मौका मिले जो 21वीं सदी के भारत के लिए हो, तो वो क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप चाहेंगे कि उसे न मानने पर सजा हो? सोचिएगा जरूर।